आज के सेशन में देखेंगे किरण पब्लिकेशन का आरपीएफ कांस्टेबल के लिए 2024 एडिशनल के लिए प्रैक्टिस बुक सेट है, जो कि टोटल 22 प्रैक्टिस बुक सेट है। इसमें सेशन इसका आज के इसमें टोटल सेट 8 तक दे चुके थे। आज 9 है, सेट नंबर 9, मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है आज के। तो आज के सेशन के आगे चलते हैं सेट नंबर 9 पे। ये सेट नंबर 9 है, मॉडल प्रैक्टिस सेट। इसमें 35 होता है, 35 रीजनिंग, 35 अंक गणित और 50 रहता है इसमें सामान्य जानकारी। तो यही आज 50 इसमें देखेंगे, 50 क्वेश्चन देखेंगे सामान्य जानकारी का क्वेश्चन आंसर हल। सामान्य जानकारी का पहला क्वेश्चन है, करेंसी नोट और सिक्कों को क्या कहा जाता है? तो करेंसी नोट और सिक्कों को फिएट मनी एक ऐसी मुद्रा है जिसका स्वयं में मूल्य नहीं है जब तक कि सरकार द्वारा वैध मुद्रा घोषित नहीं की जाती है। करेंसी नोट और सिक्कों को इसलिए फिएट मनी कहा जाता है, उनका सोने या चांदी के सिक्के की तरह वास्तविक मूल्य नहीं होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, वैध मुद्रा। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय आर्थिक समीक्षा डैश प्रकाशित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्थिक समीक्षा, जो वित्त मंत्रालय, हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर जो होंगे, वर्तमान में फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन है, निर्मला सीतारमन वर्तमान में यही रिपोर्ट जारी करते हैं। इसे मूल आर्थिक सलाहकार वित्त मंत्रालय के मार्गदर्शन में तैयार किया जाता है। यह देश की वार्षिक आर्थिक विकास को मंत्रालय के दृष्टिकोण से है। चलिए अगला प्रश्न है, किस आर्थिक प्रणाली में सरकार यह निर्णय लेती है कि समाज की आवश्यकताओं के अनुसार भिन्न वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, समाजवादी में। चलिए अगला प्रश्न है, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका, ऑप्शन क्या है, 1 2, भारत सरकार, भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगला ऑप्शन क्या है, भारत का वित्त सचिव, भारत का प्रधानमंत्री। तो यही हो जाएगा भारत का वित्त सचिव, ऑप्शन नंबर 3 इसका हो जाएगा, वित्त सचिव। चलिए अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना में मानव विकास को सभी विकासों को के प्रयास का मूल्य बताया था? ऑप्शन नंबर 3, 8वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला प्रश्न है, सेना द्वारा प्रशासन तथा न्यायपालिका को अपने नियंत्रण में लेने के बाद लागू का कानून को क्या कहते हैं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मार्शल लॉ कहते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये मार्शल लॉ युद्ध के दौरान जब आपातकाल लगाया जाता है तो सामान्यतः मार्शल लॉ तब लागू किया जाता है जब एक अधिकृत क्षेत्र में सैन्य विद्रोह या युद्ध या गृह युद्ध या आंतरिक गड़बड़ी के कारण प्रशासन कार्य करने में असमर्थ होता है, तब लगाया जाता है, और ये मार्शल लॉ तब लगता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन किसी लोकतांत्रिक देश की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर 3। भारत के जैसे लोकतांत्रिक देश में प्रधानमंत्री का सबसे महत्वपूर्ण संस्था के रूप में संबोधित किया जा सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति जो कि राष्ट्र का नाम मात्र का अध्यक्ष होता है, अप्रत्यक्ष अध्यक्ष होते हैं राष्ट्रपति, और वास्तविक अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है,
किस प्रकार के निर्णय आमतौर पर हानि लाभ का सावधानी पूर्व हिसाब लगाकर लिए जाते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा युक्तिपरक। युक्तिपरक सही आंसर हो जाएगा युक्तिपरक। चलिए अगला प्रश्न। कहाँ चला गया? हाँ ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में आपात उपबंध डैश से लिए गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। भारत सरकार अधिनियम 1935 और जर्मनी के बीमर संविधान आपात के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन निलंबन से लिया गया है। संविधान की कुछ अन्य विशेषताएं हैं जिन्हें भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। संघीय योजना, राज्यपाल का पद, न्यायालय और लोक सेवा आयोग जैसे ये सब भारत सरकार अधिनियम के द्वारा से लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित का मिलान कीजिए कहता है। इसका इसका ऑप्शन देख लेते हैं, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, एक का सी। चलिए एक का सी हो जाएगा और 2 का ए हो जाएगा और बी का सी हो जाएगा। भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने का तरीका वंचित करने पर पंजीयन किसे द्वारा, इसका यह हो जाएगा ऑप्शन 2, क्या कहते हैं, भारतीय नागरिकता को अंत करने का तरीका विधि के तरह समता तथा विधियों के समान संरक्षण, इसका हो जाएगा वंचित करने पर ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद क्या, मूल अधिकार, मूल का विधि के तरह समान समता, ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से किसे विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 को विशेष बहुमत द्वारा किया जाता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व है जो कि मौलिक अधिकार और के नीति निर्देशक तत्व, ये सब विशेष बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत का मतलब होता है सदन की कुल सदस्यता के बहुमत जो कि 50% से भी अधिक होता है, 2/3 2/3 से बहुमत को पास किया जाता है, तब जाके ये बहुमत पास होती है। चलिए अगला प्रश्न इसमें देखते हैं। अगला प्रश्न है, वित्तीय आपात कितने समय के लिए लागू की जाती है? वित्तीय आपात की कोई समय सीमा नहीं है जब तक कि सदन इसे वापस विधि बना के नहीं लिया जाता। संसद के द्वारा जब तक इसे वापस नहीं लिया जाता है तब तक इसका कोई समय सीमा, एक बार लागू करने के बाद कोई समय सीमा नहीं है। यह अनुच्छेद 360 में आता है, 360 में आता है, 360 में, 360 के द्वारा लगाया जाता है वित्तीय आपात। लगाता कौन है? तो ये लगाता है भारत का राष्ट्रपति। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 4, विधानसभा के निम्नांकित किए गए सदस्य, ये इसमें राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि विधानसभा का जो सदस्य होते हैं, विधानसभा सभी राज्य में नहीं है, यही कारण विधानसभा को मान्यता नहीं दिया गया चुनाव में भाग लेने के लिए। कुछ राज्य में विधानसभा है, कुछ राज्य में नहीं है, यही कारण इसे नहीं दिया जाता है। चलिए बाकी सबको होता है, दोनों सदनों को चुन सकता है, विधानसभा के चुने गए सदस्य हो जाता है। दिल्ली और पांडुचेरी से। अगला प्रश्न इसमें, अगला प्रश्न है, बाबर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था?
ये पूछ रहा है हिस्ट्री से, बाबर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1526। 1526, जो कि एक तरफ बाबर लोधी वंश का विरोधी नेता दौलत खान लोधी द्वारा आक्रमण आमंत्रित किया गया था। बाबर ने 1926 में भारत पर आक्रमण किया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी से युद्ध किया था। परिणाम स्वरूप बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई जाती थी? यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, लोहा जो था उस समय नहीं पाया जाता था, बाकी सब पाया जाता, तांबा सोना चांदी। ऑप्शन नंबर 4, हड़प्पा सभ्यता में ये नहीं पाया जाता था, जो कि बर्तन खिलौने इनसे के जैसे सभी जैसे पदार्थ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उन भौगोलिक सूचना प्रणाली एप्लीकेशन के का नाम बताइए जिसे ग्राम पंचायत द्वारा स्थानिक योजनाओं को बढ़ावा देने का उद्देश्य से पंचायती राज मंत्रालय लॉन्च किया गया है। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ग्राम मानचित्र। ऑप्शन नंबर 3, ग्राम मंच। तो यह भौगोलिक सूचना प्रणाली ग्राम पंचायत द्वारा स्थानिक योजनाओं को बढ़ावा देने का उद्देश्य से की गया है। यह एप्लीकेशन भू स्थानीय प्रौद्योगिकी का उपयोग करके ग्राम पंचायत स्तर पर योजना बनाने के में ग्राम पंचायतों को सुविधा प्रदान करता है और सहायता करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में वंश त्याग भारत आया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन के शासनकाल में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर 2, ह्वेनसांग ने हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया था। उसका मुख्य उद्देश्य बौद्ध ग्रंथों की प्रमाणिकता सुनिश्चित करना और बौद्ध स्थलों की यात्रा करना था। ह्वेनसांग लगभग 15 वर्ष तक 630 ईस्वी से 645 ईस्वी तक भारत में रहा। भारत में उनके अनुभवों को सीयों की नामक पुस्तक में दर्ज किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है, दी गई घटनाओं को उनके कालानुसार लगाएं। तो यह हो जाएगा, ये देखें, वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा? ये 1498 में। वास्को डी गामा 1498, हाँ सॉरी 98 में आया था। 20 मई 1498 को। मुगल साम्राज्य 1526, अभी बताए थे ऊपर 1526। और ये सिपाही विद्रोह 1857। सिपाही विद्रोह 1857 को कहा जाता है। ये तो काल अनुसार कहता है करने, जिसका हो जाएगा 2-3-1 ऑप्शन नंबर, सॉरी 2-3-1 ऑप्शन नंबर 3। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है? सूर्य से सबसे दूरी वाला ग्रह कौन है? तो यह हो जाएगा वरुण। सूर्य से सबसे दूरी वाला वरुण हो जाएगा। इसमें अगर देखा जाए तो देखिए, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ऐसे होगा। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, सूर्य से सबसे नजदीक वाला। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महासागर में नीतल जीवजात बेंथोस कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महासागर के तल में पाया जाता है। बेंथोस शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द बेंथिस से हुई है, जिसका अर्थ है गहरा। बेंथोस सामूहिक रूप से सामाजिक जलीय जीव में से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न है, महाविभाजक श्रेणी किस महाद्वीप में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में जाएगा ऑस्ट्रेलिया।
ऑस्ट्रेलिया महान विभाजक श्रेणी ग्रेट डिवाइडिंग डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया की सर्वाधिक महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणी और विश्व की सबसे लंबी तीसरी सबसे लंबी भूमि पर अवस्थित श्रेणी है। यह पर्वत श्रेणी क्वींसलैंड के उत्तर उत्तर पूर्वी शीर्ष से दूसरी दूरी पर स्थित औसतन द्वीप से 3500 किलोमीटर से अधिक की दूरी तक पश्चिमी विक्टोरिया में गैपियंस स्थित मध्यवर्ती मैदान पर तक फैली हुई है। ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? इसका सही आंसर हो जाएगा फातिमा बीबी। ऑप्शन नंबर 2 फातिमा बीबी। उन्होंने 96 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। शीर्ष अदालत की पहली महिला न्यायाधीश होने के अलावा वह राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की पहला अध्यक्ष भी थी और मुस्लिम महिला राज्यपाल तमिलनाडु में भी थी। चलिए अगला प्रश्न इसका देखते हैं। अगला प्रश्न है, 2 घंटे के अंतराल के लिए देशांतर की डैश के बराबर दूरी होती है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 30 डिग्री के अंतराल होते हैं। 30 डिग्री के अनुसार 30 डिग्री को दिन के 24 घंटे से विभाजित किया जाता है। परिणाम स्वरूप प्रति देशांतर रेखा 4 मिनट या 360 डिग्री 24 घंटे अतः 1 घंटे इजकल टू 15 डिग्री 1 डिग्री इजकल टू 4 मिनट। इस प्रकार 2 घंटे के समय अंतराल के देशांतर दूरी को 30 बराबर 30 डिग्री 360 डिग्री से 24 घंटे से इसे भाग कर दिया 24 घंटे से बराबर 15 आता है और 15 को 15 डिग्री पर घंटा हो जाता है तो 2 घंटा हो जाएगा 30 डिग्री। चलिए अगला प्रश्न है, अमीबा अपना भोजन कहाँ पचाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा अमीबा खाद्य धानी। ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला प्रश्न है, मादा युग्मक को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंडाणु कहते हैं। मादा अंडाणु, इनका निर्माण कोशिका प्रजनन के दौरान होता है। इस प्रक्रिया को अर्धसूत्री मियोसिस के रूप में से जाना जाता है। परिणामी युग्मक कोशिका एक अनुगणित कोशिका है। निषेचन के दौरान जब 2 अंडाणु अगुणित कोशिकाएं अंडा और शुक्राणु एक साथ मिलते हैं तो परिणाम स्वरूप द्विगुणित कोशिका युग्म कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांग केवल पादप कोशिका में स्थित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 प्लास्टिड। इसका सही आंसर हो जाएगा प्लास्टिड। अगला प्रश्न देखते हैं, अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ने वाला संयोजी ऊतक डैश कहलाता है? ये कांगड़ा कहलाता है। कांगड़ा टेंडन एक कठोर रेशेदार संयोजी ऊतक की लचकदार पट्टी है जो कि मांसपेशियों को अवस्थितियों से जोड़ती है। जोड़ों को खिसकाने के लिए मांसपेशियों कांगड़ाओं को खींचती है। कांगड़ाएं मांसपेशी की संरचना प्रदान करने हेतु नेत्रगोलक के समान जुड़ी हो सकती है। ऊतक की मजबूत और लचीली पट्टी जिसे स्नायु कहते हैं के द्वारा अस्थियों से जोड़ा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान करें। क्या है? प्रकंद, बल्ब, कंद, प्याज, आलू। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सही ऑप्शन नंबर 1 मिलान करने के लिए कहता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा प्रकंद। यह नए पादप के लिए जड़ और टहनी तंत्र का निर्माण करने के लिए समर्थित है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका। चलिए अगला प्रश्न है, तंत्रिका कोशिका मानव शरीर के किस तंत्र का हिस्सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा तंत्रिका तंत्र का। चलिए अगला प्रश्न है,
कौन से समर्थक बल के कारण वस्तुओं की गति अवस्था में परिवर्तन आता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, घर्षण बल के कारण। घर्षण बल के कारण। घर्षण बल सदैव सभी गतिमान वस्तुओं पर कार्य करता है और इसकी दिशा सदैव गति की दिशा के विपरीत होती है। चूंकि घर्षण बल सतहों के मध्य संपर्क के कारण उत्पन्न होता है, अतः यह संपर्क बल का एक उदाहरण भी है, घर्षण बल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, परावर्तन के नियम के अनुसार क्या है? इसका सही आंसर है परावर्तन के नियम के अनुसार ऑप्शन नंबर 3, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। आपतन कोण परावर्तन के सदैव। इसका सही आंसर हो जाएगा 3। इसका देख, यह हो गया आपतित आपतित किरण हो गया ये, और यह हो गया परावर्तित किरण। ये सामान्य रेखा और ये दर्पण हो गया, ये दोनों बराबर ही होते हैं। चलिए अगला, अपेक्षित घनत्व का मानक मात्रक क्या है? सही आंसर हो जाएगा इसका कोई मात्रक नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा नियम सिद्धांत बताता है कि जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो वह ऊपर की दिशा में एक बल का अनुभव करता है जो वस्तु द्वारा हटाए तरल भार के बराबर होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार, ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, केवल 3, प्लॉटर। चलिए अगला प्रश्न कहता है, डैश संकलक का उपयोग ईमेल प्राप्त करने के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा POP3। POP3 का फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, और ये होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, IMAP। चलिए अगला प्रश्न, टर्टलिक अम्ल डैश में नहीं पाया जाता? तो ये पालक में नहीं पाया जाता। टर्टलिक अम्ल पालक में नहीं पाया जाता, बाकी इमली, कच्चा आम, अंगूर, शराब बनाने में इस समय पाया जाता है। टर्टलिक अम्ल में ऑक्सीजेलिक एसिड अम्ल पाया जाता है, ऑक्सीजेलिक अम्ल। चलिए अगला प्रश्न है, बिना बुझा हुआ चूने का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। बिना बुझा हुआ कैल्शियम ऑक्साइड। चलिए अगला प्रश्न, CaOCl2 का सामान्य नाम क्या है? तो यह हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर, ऑप्शन नंबर 2, ब्लीचिंग पाउडर। इसका प्रयोग सामान्यतः सार्वजनिक तरलतलों को स्वच्छ रखने के लिए पेयजल को रोगाणुओं से मुक्त करने के लिए किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर। चलिए अगला प्रश्न, आवर्त सारणी में एक आवर्तन में बाएं से दाएं जाने पर डैश की संख्या समान होती है? सही आंसर हो जाएगा कोसों की, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का अजैविक घटक है? तो हो जाएगा पानी, ऑप्शन नंबर 3, पानी। चलिए अगला प्रश्न है, किस उद्योग से मुख्य तौर पर जैव प्रदूषक सेलुलोज रेशो का उत्पादन होता है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कागज और लुगदी उद्योग, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कागज और लुगदी उद्योग। सेलुलोज पेपर बोर्ड और गत्ते का मुख्य घटक है। यह कपास क्या कहता है, यह कपास, लिनेन और अन्य पौधों के रेशों से बने वस्त्रों का भी मुख्य घटक है। इसे एक महत्वपूर्ण रेशे रेयॉन में परिवर्तित किया जा सकता है। इसका प्रयोग 20वीं शताब्दी से आरंभ है, वस्त्रों के निर्माण के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल नहीं है? तो मूंगफली है, ऑप्शन नंबर 3, रबी फसल नहीं है। रबी फसल कृषि फसलों से संबंधित जिन्हें शीत ऋतु में बोया जाता है और वसंत ऋतु में काटा जाता है। यह भारतीय उपमहाद्वीपों में वसंत में
काटी जाने वाली फसल है जिसे शीत ऋतु की फसल के रूप में भी जाना जाता है, जैसे गेहूं, जौ, सरसों, मटर और तिल कुछ प्रमुख रबी फसल है। मूंगफली एक खरीफ फसल है। चलिए अगला प्रश्न, भारत में कौन सा देश पृथ्वी अवलोकन के लिए संयुक्त माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग उपग्रह निसार लॉन्च करेगा? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यूएसए। ऑप्शन नंबर 3, यूएसए। चलिए अगला प्रश्न है, लेजर का आविष्कार डैश ने किया था? तो हो जाएगा टी एच मेमन ने किया था। लेजर का उपयोग टी एच मेमन ने किया था 1960 में। थियोडोर एच मेमन नाम है पूरा, के द्वारा हगेज रिसर्च लेबोरेटरी में किया गया था। चलिए अगला प्रश्न कहता है, टविल्डल डैश से खेल संबंधित है? तो हो जाएगा टेबल टेनिस से। ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला प्रश्न है, मधुबनी भारत के किस राज्य की प्रसिद्ध लोक कलाकृति है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बिहार के। मधुबनी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पानी में आणविक ऑक्सीजन रिलीज करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, फाइटोप्लैंक्टन। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थापित किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, दमोह। दमोह में किया गया है, जो कि 2300 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है, महाराजा जयसिंह द्वितीय ने कितने शहरों में जंतर मंतर का निर्माण कराया? तो यह हो जाएगा 5 शहरों में। ऑप्शन नंबर 1, 5 शहरों में करवाया है। चलिए अगला प्रश्न है, अगला और ये लास्ट प्रश्न है, 2023 का बुकर पुरस्कार उपन्यास टैग बार सॉन्ग्स के लिए किसको प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पॉल लिंच। ये लास्ट और आखिरी प्रश्न था। आज के सेशन में कुल 50 सामान्य जानकारी का प्रश्न हल देख लिए हैं। हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे सेट नंबर 10, 10 देखेंगे। 9 तक देख लेते हैं, ये 9 नंबर था, सेट नंबर 9। चलिए वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए इसी तरह। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।